हाय। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था AC1 यानी एक्सेस असेसमेंट एंड कंटिन्यूटी ऑफ केयर, जो NABH का पहला चैप्टर है, उसका पहला स्टैंडर्ड। आज हम लोग डिस्कस करेंगे AC2। इसमें एक खास बात है, आज हम पहली बार इंट्रोड्यूस होंगे अचीवमेंट और कोर कैटेगरी से ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्स के। इस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड में रजिस्ट्रेशन, एडमिशन, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ बेड और पेशेंट एक्सेस प्रायोरिटाइजेशन के बारे में डिस्कशन होगा। तो आप बड़े ध्यान से सुनिएगा, बिकॉज ये एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड 4 पर्टिकुलर पार्ट को असेसमेंट में मदद करता है। तो असेसर इस पर्टिकुलर AC2 पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो AC2 है द ऑर्गेनाइजेशन हैज़ वेल डिफाइंड रजिस्ट्रेशन एंड एडमिशन प्रोसेस। कमिटमेंट जो पहला ऑब्जेक्टिव है, ए द ऑर्गेनाइजेशन यूजेज रिटन गाइडेंस फॉर रजिस्टरिंग एंड एडमिटिंग द पेशेंट्स। सो एक रिटन गाइडेंस होना चाहिए फॉर रजिस्टरिंग पेशेंट्स एंड फॉर एडमिशन ऑफ पेशेंट्स। की कंपोनेंट्स जो यहाँ पे गाइड बुक में एक्सप्लेन किए गए हैं, एक तो एक डिटेल्ड मैकेनिज्म ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड एडमिशन होना चाहिए। दैट मीन्स देयर शुड बी अ पॉलिसी एंड प्रोसीजर रिगार्डिंग एडमिशन एंड रजिस्ट्रेशन। प्रोसेस इंक्लूड्स रजिस्ट्रेशन ऑफ अनआइडेंटिफाइड पेशेंट्स। अब अनआइडेंटिफाइड पेशेंट के दुनिया जहान में तरह तरह के तरीके हैं, बट एक यूनिवर्सल तरीका जो US में यूज़ होता है, दैट इज़ अनआइडेंटिफाइड मेल को हम जॉन फर्स्ट नेम देते हैं और डो लास्ट नेम देते हैं, और अनआइडेंटिफाइड फीमेल को जेन डो देते हैं। ऐसा यूजली हार्डली किसी ऑर्गेनाइजेशन में आजकल होता है, लेकिन अक्सर मेडिकल कॉलेज जहाँ पे पुलिस इन्वॉल्व होती है, वो कई बार जहर खुरानी के पेशेंट्स वगैरह को ले आते हैं जिनके पास कोई ID प्रूफ नहीं होता और उनको रजिस्टर करना होता है। तो आपको जॉन डो और जेन डो के नाम से रजिस्टर उन्हें करना पड़ता है। लेकिन कभी भी किसी भी पेशेंट का नाम उसका यूनिक आइडेंटिफायर नहीं होता। तो जब रजिस्ट्रेशन आप करते हैं तो एक UHID जनरेट होती है और आपको पेशेंट को उसी UHID से पहचानना चाहिए। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पेशेंट इज़ वेरीफाइड ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन। ये एक नई चीज़ है जो अब 6th एडिशन में आई है, यानी कि पेशेंट जो कह रहा है वो वही है, इसे आप आइडेंटिफाई कर लें तो बेहतर होगा। तो इसके लिए आप पेशेंट से एक ID प्रूफ ले सकते हैं। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप उसकी फ़ोटोकॉपी करा के अपने पास रखें, बट रजिस्ट्रेशन के समय एम्प्लॉई उसे सिर्फ देख के वेरीफाई कर सकता है। लेकिन ये हॉस्पिटल पे है, वो चाहे तो फ़ोटोकॉपी भी रख सकते हैं, या सॉफ्टवेयर में अगर ऐसा ऑप्शन अवेलेबल है तो वो सॉफ्टवेयर में ही उस प्रोसेस को या उस डॉक्यूमेंट को इंक्लूड कर सकते हैं। आगे जो इस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड में और ऑब्जेक्टिव एलिमेंट में कहा गया है कि ऑल एडमिशंस आर ऑथराइज बाय अ डॉक्टर। अब ऑथराइज बाय अ डॉक्टर मीन्स कि उस डॉक्टर की प्रिविलेज शीट में जो HR में आएगा, एडमिशन राइट्स होने चाहिए। हो सकता है आपने ड्यूटी डॉक्टर को एडमिशन राइट ही नहीं दिए, लेकिन रात में वो डॉक्टर जब ड्यूटी पे है तो वो पेशेंट एडमिट कर रहा है। अगर वो पेशेंट एडमिट कर रहा है तो फिर उसको किसी न किसी डॉक्टर के अंडर एडमिट करना पड़ेगा, और उस डॉक्टर से कम वर्बल ऑथराइजेशन लेना पड़ेगा, और उसे पेशेंट फाइल में लिखना पड़ेगा कि पेशेंट इज बीइंग एडमिटेड आफ्टर वर्बल डिस्कशन विद सो एंड सो एडमिटिंग कंसल्टेंट। अदरवाइज उस पर्टिकुलर पेशेंट के पास एडमिशन राइट्स, उस पर्टिकुलर डॉक्टर के पास एडमिशन राइट्स होने चाहिए। एडिशनल प्रोसेस एंड डॉक्यूमेंटेशन फॉर फॉरेन नेशनल्स। कई जगहों पे जहाँ मेडिकल टूरिज्म बहुत कॉमन है, या फॉरेन नेशनल के पेशेंट आते हैं, जैसे कोलकाता में बांग्लादेश के आते हैं, या दिल्ली में इराक, ईरान और कई सारे अफ्रीकन नेशंस के आते हैं। ऐसी जगहों पे और भी कई सिटीज़ में आते हैं। आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल ऑफ 2 सिटीज़। तो वहाँ पे फॉरेन नेशनल्स के लिए भी जो प्रोसेस है वो आइडेंटिफाई होनी चाहिए। यूजुअली ये 2 चीज़ें होती हैं, एक आप उनका वैलिड वीज़ा देखते हैं, दूसरा आप पुलिस इंटीमेशन देते हैं कि ये फॉरेन नेशनल आपके यहाँ इलाज करा रहा है और ये यहाँ रुका हुआ है। तो आपको पुलिस के साथ कोऑर्डिनेट करके प्रोसेस को आइडेंटिफाई कर देना चाहिए फॉरेन नेशनल इंटीमेशन की। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो ऐड की गई है कि पेशेंट एंड नेक्स्ट टू किन आर इन्फॉर्म्ड अबाउट द रजिस्ट्रेशन एंड एडमिशन प्रोसेस। दिस कैन बी इन द फॉर्म ऑफ अ ब्रोशर और अ डिस्प्ले। डिस्प्ले मीन्स साइनेज। तो जहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन हो रहा है वहाँ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस डिस्प्ले हो, जहाँ पे एडमिशन हो रहा है वहाँ एडमिशन प्रोसेस डिस्प्लेड हो। जैसा मैंने पहले बताया, साइनेजेस हमेशा बाइलिंगुअल होनी चाहिए। आप ब्रोशर भी रख सकते हैं, लेकिन फिर यहाँ पे इस प्रोसेस से रिलेटेड ब्रोशर अवेलेबल है, ऐसा साइनेज आपको लगाना चाहिए। अगेन एक नई चीज़ ऐड की गई है 6th एडिशन में कि अ जनरल कंसेंट इज टेकन।
और कंसेंट का स्कोप डिफाइंड है, मतलब उसी में सर्जरी, एनेस्थीसिया सब कुछ इंक्लूडेड नहीं है। इट इज़ जस्ट अ जनरल कवर इन कंसेंट। आगे जब आप पेशेंट को एडमिट कर लेते हैं तो आपको एनेस्थीसिया का, सर्जरी का या किसी स्पेसिफिक प्रोसीजर का जैसे एंडोस्कोपी, बैरियम एक्सरे या किसी का भी कंसेंट अलग से लेना पड़ेगा। ये NABH क्लियरली डिफाइन कर रहा है 6th एडिशन में। अब आप गए हम लोग बी में, ऑब्जेक्टिव एलिमेंट में, विच इज कोर, दैट इज वाई इट इज इन रेड। अ यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर इज जनरेटेड एट द एंड ऑफ रजिस्ट्रेशन which is called UHID, यूनिक हॉस्पिटल आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो की कंपोनेंट्स क्या हैं? ऑल पेशेंट शुड हैव अ यूनिक आइडेंटिफिकेशन। अगर किसी मरीज का OPD, IPD, इमरजेंसी या फिर डे केयर में इलाज हो रहा है, सबसे पहले उसका UHID जनरेट होगा। वो यूनिक आइडेंटिफिकेशन हर मेडिकल रिकॉर्ड में होगा। ये भी अगेन पहले मेंशन नहीं था। हर मेडिकल रिकॉर्ड में मतलब चाहे OPD का पर्चा हो, चाहे IPD की फाइल हो। इसका मतलब ये नहीं कि आप IPD नंबर यूज़ नहीं करेंगे, आगे उस पर भी हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन अब इन्होंने ये कहा है कि UHID हर फॉर्म में ज़रूर यूज़ होनी चाहिए। यूनिक मीन्स वन टाइम अफेयर, यानी UHID सिर्फ एक बार जनरेट होगी। अब हम इसे कैसे इंश्योर कर सकते हैं? तो आपको अपने फ्रंट डेस्क के स्टाफ को इस बारे में ट्रेन करना है कि वो पेशेंट से सीधे नाम ना पूछना शुरू करें कि आपको किसको दिखाना है क्या। अगर वो पहले ये इंक्वायरी कर रहा है कि आपको किसको दिखाना है, तो रजिस्ट्रेशन करने से पहले पूछे क्या आपने पहले कभी इस अस्पताल में अपने आप को दिखाया है, क्या आपने कभी यहाँ इलाज कराया है, कभी आप इमरजेंसी में आए हैं। और फिर वो जो नंबर दे रहा है उससे पहले उस पेशेंट को सर्च करें, शायद वो पेशेंट ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो। चूंकि उसका एक बार UHID जनरेट हो चुका है तो उसका दोबारा UHID जनरेट करना गलत होगा। ऑल द यूनिक विजिट्स आर आइडेंटिफाइड। तो अगर वो OPD में आ रहा है तो UHID तो वन टाइम अफेयर हो गया, लेकिन वो कितनी बार OPD में आया, किसके लिए आया, उसके लिए यूनिक एपिसोड शुड बी आइडेंटिफाइड एज OPD नंबर। यूजुअली आज की डेट में सारे सॉफ्टवेयर्स में ये ऑप्शन होता है। लैब के लिए लैब ID होता है UHID के अलावा, और इन पेशेंट एडमिशन के लिए IPD नंबर होता है। तो एक पेशेंट अगर आपके हॉस्पिटल में 3 बार एडमिट होता है तो 3 IPD नंबर जनरेट होते हैं, लेकिन UHID एक ही बार जनरेट होता है। अगर वो 12 बार आपके आगे टेस्ट कराता है तो 12 लैब ID जनरेट होंगी, लेकिन UHID एक ही जनरेट होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। कोई डाउट हो आप कमेंट में डाल सकते हैं। ऑल द एपिसोड्स आर लिंक्ड टू यूनिक आइडेंटिफिकेशन। तो अगेन NABH प्रिस्क्रिप्टिव है कि आप एक UHID से सारे IPD एपिसोड, OPD एपिसोड, लैब IDs को लिंक करेंगे, इमरजेंसी विजिट्स को भी लिंक करेंगे। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव एलिमेंट इज कमिटमेंट, which is C. Patients are accepted only if the organization can provide the required service. So all the staff handling registration and admission process are aware about the scope of service of organization. तो जो मैंने key pointers for understanding NABH standard आपको वीडियो शेयर किया था, इसी चैनल पे आप जाके देख सकते हैं। वहाँ मैंने आपको बताया था कि अगर अवेयर कहा जा रहा है दैट मीन्स आपको ट्रेनिंग रिकॉर्ड दिखाना है। और सिस्टम इज इन प्लेस इन केस देयर इज अ कन्फ्यूजन। अब देखिए यहाँ सिस्टम शब्द आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है? एक रिटन प्रोसीजर या एक एग्जिस्टिंग प्रोसीजर में कोई लाइन होनी चाहिए कि स्टाफ को अगर डाउट है तो वो किससे पूछेगा कि ये पेशेंट हमारे स्कोप में आता है या नहीं आता है। और इन केस ऑफ इमरजेंसी प्रायोरिटी इज गिवन टू फर्स्ट एड, यानी आप फर्स्ट एड दे दोगे। अगर आपके स्कोप में कार्डियोलॉजी नहीं भी है तो भी आप CPR परफॉर्म करोगे, तभी मरीज को भेजोगे। D. The written guidance also addresses managing of non-availability of beds. अगेन आपको इसके लिए एक रिटन प्रोसीजर चाहिए, एक डॉक्यूमेंट चाहिए जिसके की कंपोनेंट्स हो। ऑर्गेनाइजेशन इज अवेयर अबाउट अदर ऑर्गेनाइजेशंस वेयर द पेशेंट में बी डायरेक्टेड इन केस ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ बेड्स। इट इज़ प्रेफरेबल कि आपके का किसी दूसरे 2 पीयर हॉस्पिटल्स के साथ टाई अप हो जिनसे आपने MOU साइन किया हो कि आपके पास अगर बेड्स नहीं है तो आप उन्हें रेफ़र कर सकते हैं दूसरे हॉस्पिटल्स में। आप हो सकता है आपके आसपास के हॉस्पिटल्स में भी बेड ना हो, आपके पास MOU नहीं है, तो भी आपके स्टाफ को ये पता होना चाहिए कि किस अस्पताल में रेफ़र किया सकता है। हो सकता है वो वहाँ का कोई सरकारी हॉस्पिटल हो, मेडिकल कॉलेज हो, जहाँ बेड यूजुअली अवेलेबल रहते हैं, तो आप उन्हें वहाँ रेफ़र करें। लेकिन आप रेफ़र वहीं करें
जिसके लिए आपको पता हो कि वहाँ बेड उपलब्ध हैं और वो पेशेंट की स्कोप जो सर्विस रिक्वायर्ड है उससे मैच करता हो। प्रेफरेबली MOU साइंड हो, वो बेस्ट रहता है, क्योंकि वो आपके कई सारे और पैरामीटर्स में भी, कई सारे और स्टैंडर्ड्स में भी आपकी हेल्प करेगा। अब यहाँ पे आप फिर अगेन शब्द देख रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन इज अवेयर, यानी हु, स्टाफ इज अवेयर। स्टाफ इज अवेयर मतलब ट्रेनिंग रिकॉर्ड। इन केस पेशेंट्स आर केप्ट इन टेम्परेरी एरिया, केयर अप्रोप्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर शुड बी अवेलेबल। तो ठीक है, आपके हॉस्पिटल के सारे बेड भर गए हैं, आपने पेशेंट को इमरजेंसी में रखा है, या आपके ICU में 20 बेड हैं, बट आपको इमरजेंसी में वहाँ 24 बेड लगाने पड़ रहे हैं, यानी 4 बेड एक्स्ट्रा लगाने पड़ रहे हैं, तो उन पेशेंट की केयर कंप्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए। उन्हें केयर अप्रोप्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध होना चाहिए। आप ये बाद में क्लेम नहीं कर सकते कि नहीं जी जगह नहीं थी, हमने ज़बरदस्ती ले लिया। यू कुड हैव रेफर्ड। Non-availability of desired bed category and financial implications are addressed। देखिए, इसके लिए आपको एक पॉलिसी लिखनी है जहाँ पे आप डिफाइन करेंगे कि आप क्या करने वाले हैं। 3-4 पैरामीटर ये जो हैं, ये NABH ने डिफाइन किए हैं कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन का स्टाफ अवेयर होना चाहिए कि आपके यहाँ जब बेड नहीं है तो आप कहाँ पेशेंट को रेफ़र करने वाले हैं। सेकेंड, टेम्परेरी एरिया अगर है तो केयर अप्रोप्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। तीसरी चीज़ है, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ बेड के हिसाब से अगर डिज़ायर्ड कैटेगरी में नहीं है, किसी पेशेंट को वार्ड चाहिए लेकिन वार्ड उपलब्ध नहीं है, सेमी प्राइवेट अवेलेबल है, तो आप फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन की काउंसलिंग क्या उसे कर रहे हो, क्या पेशेंट एग्री कर रहा है या आप डिस्काउंट देके पेशेंट को एडमिट कर रहे हो, ये सारी चीज़ें डिटेल्ड होनी चाहिए। लेकिन आपको साथ में ये भी ध्यान देना चाहिए कि अगर पेशेंट इमरजेंसी में है तो आप किसी प्लान्ड एडमिशन से पहले इमरजेंसी केयर को एड्रेस करें। अगर हमेशा प्रायोरिटी आपको एडमिटेड पेशेंट को देनी है, अगर बाहर से कोई पेशेंट आ रहा है ICU केयर के लिए और आपके वार्ड में अगर एक मरीज़ लेटा है तो आप पहली प्रायोरिटी अपने एग्जिस्टिंग पेशेंट को देंगे ICU एडमिशन के लिए। हाँ, अगर ये एक डिज़ास्टर जैसी सिचुएशन है या एंडेमिक या पैंडेमिक जैसी सिचुएशन है जहाँ पे बहुत सारे एडमिशन आपके पास हैं, तो आप पेशेंट के डाउनग्रेड या अपग्रेड कर सकते हैं। यानी कि लेट से अगर किसी पेशेंट को ICU की ज़रूरत है और आप जाते हैं और आप अपने ICU के डॉक्टर से बात करते हैं कि हमारे यहाँ क्या कोई ऐसा पेशेंट है जिसको हम डाउनग्रेड करके जनरल केयर में ला सकते हैं और किसी और पेशेंट को उसका बेड उपलब्ध करा सकते हैं, या हम उस लोकेशन में ही टेम्परेरी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं। बट यू नीड टू राइट ऑल ऑफ दिस इन अ पॉलिसी। लास्ट इज अचीवमेंट। एक्सेस टू हेल्थ केयर सर्विसेज इन द ऑर्गेनाइजेशन इज प्रायोरिटाइज्ड अकॉर्डिंग टू द क्लिनिकल नीड ऑफ पेशेंट। यहाँ 3 कंपोनेंट है, स्टार लगा हुआ है, यानी आपको एक रिटन गाइडलाइन चाहिए। जो प्रायोरिटी है वो साइनेज के फॉर्म में डिस्प्लेड होनी चाहिए और उसी हिसाब से पेशेंट की स्क्रीनिंग होनी चाहिए। कोई रिस्ट बैंड, स्टिकर ऑन फाइल या पेशेंट क्लॉथिंग से बिल्कुल क्लियर समझ में आना चाहिए कि इस पेशेंट को प्रायोरिटी दी जाएगी। अब ये प्रायोरिटी एक स्टैंडर्ड जो यूज़ होता है अक्रॉस द वर्ल्ड वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, बट यू कैन चूज टू डू समथिंग एल्स। दिस यूजुअली universally it is used. Priority 1 is given to any patient in pain or requiring immediate attention. Priority 2 is given to non-ambulant patient. Priority 3 is vulnerable patient including pregnancy. Priority 4 is post-operative patients. Priority 5 आउटस्टेशन पेशेंट, कोई बाहर से आया है तो आप उसको प्रायोरिटी दे के उसकी केयर जल्दी कंप्लीट करा सकते हैं OPD में, उसके टेस्ट जल्दी करा सकते हैं जिससे वो शाम को टाइम से ट्रेन पकड़ सके या अपने साधन से घर जा सके। और लास्ट इज जनरल OPD. दिस इज फॉर OPD. It can be also used in diagnostic services. That is what NABH has also defined. So this is where AAC 2 ends. अगर इस प्रोसेस में आपको कहीं डाउट है, कहीं कन्फ्यूजन है, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं जो मैं भूल गया हूँ, बिकॉज एवरीबडी इज़ इन लर्निंग स्टेज, मैं भी रोज़ पढ़ता हूँ, रोज़ सीखता हूँ, तो अगर कोई डाउट हो, कोई कन्फ्यूजन हो या आपको लगता है कुछ और आप नया ऐड कर सकते हैं, please do comment or let me know because all of you have my numbers. Thank you.